नमस्कार। प्राचीन इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम प्रतिदिन प्राचीन इतिहास के जो टॉपिक हैं, विभिन्न आयामी टॉपिक हैं, उनकी चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि हम किस तरीके से चर्चा करेंगे और किस तरीके से अपनी इस कक्षा को पूरा करेंगे। इसकी रणनीति पर बात कर लेते हैं। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं एग्जाम में, उदाहरण के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर इसके बाद वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन बनते हैं, मौर्य काल से क्वेश्चन बनते हैं, मौर्योत्तर काल से बनते हैं, हर्ष के काल से बनते हैं। तो हम सभी टॉपिकों को, सभी आयामों को पूरी तरह कवर करेंगे एक एक करके और कोशिश करेंगे कि एक विस्तृत अवधारणा विकसित हो जाए ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न आए यहाँ से तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाएं। तो आइए बात करते हैं हिस्ट्री के यानी इतिहास के टॉपिक 1 पर और पहले जानते हैं कि इतिहास होता क्या है और इतिहास क्या कहता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो साथियों, बहुत ही आसान है इतिहास की परिभाषा। हम इसको हिंदी में कवर करने वाले हैं। इतिहास बहुत ही डायनामिक, यानी अगर कहें तो एक गतिशील अवधारणा है इतिहास, क्योंकि इतिहास के बारे में लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तथ्य देते हैं। कुछ लोग जो एपिक होते हैं, जो महाकाव्य होते हैं, उनको इतिहास मानते हैं। कुछ लोग अभिलेखों को इतिहास मानते हैं। कुछ लोग मुद्रा शास्त्र वश को इतिहास मानते हैं। इतिहास पढ़ने का भी सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग मार्क्सवादी इतिहास मानते हैं। ये इतिहास के अलग अलग अप्रोच होते हैं पढ़ने के, तो हमें इन पर ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ लोग मार्क्सवादी व्याख्या के साथ इतिहास पढ़ते हैं। कुछ लोग सबाल्टर्न दृष्टिकोण के साथ इतिहास पढ़ते हैं। क्या होता है सबाल्टर्न? आपने नहीं सुना होगा ये शब्द। जो आम लोग होते हैं, आम लोग, जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, जो गरीब तबका होता है, जो निम्न वर्ग होता है, उसके दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ते हैं। कुछ लोग मार्क्सवादी का मतलब ये हो गया, जो भी इतिहास में जो भी जंग हुई हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, कुल मिला के अर्थ को यानी पूंजी को हासिल करने के लिए ये पूरा इतिहास इस दृष्टि से लिखा गया है। इसी तरह कुछ लोग पूंजीवादी दृष्टि से इतिहास पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ जो राजनीति होती है, राज्य व्यवस्था, जैसे आप जानते हैं अक्सर इतिहास में युद्ध होते रहे राज को हासिल करने के लिए, राज्य को हासिल करने के लिए। तो कुछ लोग राजनीति के दृष्टिकोण से, राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से और पूंजीपति दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास पढ़ने के अपने अलग अलग उपागम होते हैं। तो हमारा उपागम क्या रहेगा? हम बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह सारे दृष्टिकोणों पर फोकस करेंगे, उस सारे दृष्टिकोणों को पढ़ेंगे और एक एक पर चर्चा भी करेंगे। हालांकि ये उपागम होते हैं इतिहास पढ़ने के, यानी दृष्टिकोण होते हैं कि कौन किस दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ रहा है। जब मार्क्सवादी विचारक इतिहास पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि अगर मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तर काल आया तो ये क्यों आया, ऐसा क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि मौर्यों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई थी, तो इसलिए क्या किया, संपत्ति हो गई थी, पुष्यमित्र शुंग ने ये सत्ता हासिल करने के लिए उसके अंतिम राजा को मार दिया और सत्ता हासिल कर ली। वो इस तरीके से देखते हैं। और इससे क्या हुआ, ये संपत्ति आई कहाँ से? ये संपत्ति आई जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे खूब सारा टैक्स छीना गया, खूब सारा टैक्स हासिल किया गया। इस तरीके से ये राजा लोग अमीर हो जाते थे, राजा लोगों के पास बहुत सारी पूंजी हो जाती थी और गरीब जो जनता होती थी उसका शोषण किया जाता था। तो एक अलग अलग अप्रोच होती है, अलग अलग दृष्टि होती है इतिहास पढ़ने की। ये उपागम होते हैं, विभिन्न उपागम, इन पे आगे चल के हम बात करते रहेंगे। अभी और हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं इतिहास क्या है। तो सबसे पहली बात, आप जैसा कि समझ गए होंगे, जानते भी होंगे, जो भूतकाल की घटनाएं होती हैं, पास्ट यानी जो भूतकाल की घटनाएं होती हैं, भूतकाल की घटनाओं सभ्यता के विकास, सभ्यता के विकास आदि का अध्ययन ही इतिहास है। अगर इसको आदि का अध्ययन ना करके हम क्रमिक अध्ययन कर दें तो इसका ये ज्यादा सही हो जाए। क्रमिक अध्ययन ही इतिहास है। ये आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में परिभाषा कभी नहीं आएगी, एग्जाम में इस तरीके की परिभाषा नहीं आती हैं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए। तो भूतकाल की घटनाओं व सभ्यता के विकास आदि का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। वैसे अभी अगर आप इसको प्रैक्टिकल जीवन में
जो वास्तविक जीवन में आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि कल आपने क्या किया था उसको हम इतिहास में काउंट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है। पीरियड में आखिर मानव का कैसे विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव के क्या क्या साक्ष्य उस समय के हमें मिल सकते हैं, इन सभी को अध्ययन करना। और ये अध्ययन क्यों किया जाता है? इसका सीधा सा कारण है जिज्ञासा। हर कोई चाहता है कि हमारे पूर्वज क्या होते थे, हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने क्या किया। अगर आप कभी जब आगे मेरे साथ आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग समझेंगे, वहां पे जानेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे हमें वाइड वर्डन थ्योरी के तहत दबाया। वाइड वर्डन थ्योरी क्या थी? उनका कहना क्या मतलब था, आप जब हम आए थे आपके देश में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसके पहले आप बर्बर हुआ करते थे। बर्बर का मतलब क्या है? बिल्कुल ही असभ्य हुआ करते थे, आपके पास कोई सभ्यता नहीं थी, आप बिल्कुल ही बहुत बुरी कंडीशन में हुआ करते थे। और ऐसे में जब आप बर्बर हैं, असभ्य हैं, आपके पास विकास नहीं है, तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बन जाता है इंसान होने के नाते कि हम आपका भला करें, हम आपका विकास करें, आपको सभ्य बनाएं। अंग्रेज इसको बोलते हैं वाइड वर्डन थ्योरी। तो अंग्रेज ये कहते थे। आखिरकार हमारे जो देश के विद्वान लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, और भी बहुत सारे लोग थे, विवेकानंद थे, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी थ्योरी है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत पहले से ही सभ्य थे। अगर आप देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व में जाएंगे तो हम उस समय सभ्यता हुआ करती थी। हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। इसके बाद हम ऋग वैदिक काल, मतलब पूर्व वैदिक काल जिसे बोलते हैं, इसमें भी सभ्य हुआ करते थे। हमारे देश में स्त्रियों को ईश्वर के बराबर दर्जा दिया जाता था। अपाला जैसी स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी। हमारे यहाँ कर्म के आधार पर समाज का विभाजन हुआ करता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में कुछ बुराइयां आ गई, जहां कर्म के हिसाब से कर्म की जगह जाति ने ले ली और जाति के आधार पर समाज का विभाजन हो गया। ये अलग बात है, तो हमें इसी को खत्म करना है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं वाइड वर्डन थ्योरी के तहत आप असभ्य से हमें सभ्य बनाने आए थे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हम पहले ही सभ्य थे और हम विकसित थे पहले ही। इसका अगर आपको उदाहरण चाहिए तो आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लीजिए, जहां पे राजनीति कितने बड़े बड़े सिद्धांतों की बात की गई है। पाणिनि का अष्टाध्यायी देख लीजिए, आर्यभट्ट के ग्रंथ देख लीजिए, आर्यभट्टियम, और भी तमाम ग्रंथ देख लीजिए। आपको और भी ज्वलंत उदाहरण चाहिए तो गुप्त काल की मूर्ति कला देख लीजिए, अशोक के अभिलेख देख लीजिए आप। अशोक ने कितने बड़े बड़े अभिलेख लिखे, जहां पे सहिष्णुता, धर्मार्थ, पशुओं का वध न करना जैसी शिक्षाएं दी गई हैं, जो किसी भी असभ्य समाज में तो मुमकिन ही नहीं है, सभ्य समाज में ही पॉसिबल है। अगर आपको और देखना, हमारा गणित का ज्ञान देखना, क्या हमें गणित पता थी, तो आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे वैदिक काल में सुल्ब सूत्र में ज्यामिति के ज्ञान की बात की गई है। ज्यामिति, तो हमारे यहाँ सुल्ब सूत्र में ज्यामिति के ज्ञान की बात की गई है। वहां पे यज्ञ वेदी को ज्यामिति के हिसाब से बनाया गया है। इसका अर्थ हमें पहले ही पता था कि ज्यामिति क्या होती है, गणित क्या होती है। इसके अलावा आपको और देखना हो कि संख्याओं का हमें ज्ञान था, तो ये भी देख लीजिए, हमारे वेदों में लिखा है, अष्टकर्णी लिखा है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है, 8 कर्णों वाली, तो ये भी संख्याओं का ज्ञान दर्शाता है। तो अगर आप हमें बर्बर से सभ्य बनाने आए हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप हमारा सिर्फ शोषण करने आए हैं। ये बात प्रूव कर दिया आखिरकार हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर थे, महात्मा गांधी जी ने अभी आगे चल के ये बात प्रूव कर दी। इस तरीके से जो भारतीय अपने आप को दबा कुचला समझते थे, उनके अंदर एक भावना आई कि हम दबे कुचले नहीं है, हमने तो इस विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो साथियों, ये कुल मिला के सारी चर्चा इसलिए थी, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर इतिहास का अर्थ क्या है, हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए, ये बताने का मैंने प्रयास किया है यहाँ पे। और इस इतिहास के अध्ययन ने ही जो भारतीयों के अंदर भावना थी ना कि अंग्रेज तो हमारे माई बाप होते हैं, अंग्रेज ही हमारे माई बाप हैं, हम अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है, इस इतिहास के अध्ययन ने ये भावना को दूर किया। तो आप भी समझ गए होंगे इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक आधुनिक दृष्टिकोण से बताता हूँ आपको, ये आपके इतिहास के अध्ययन में भी आसान रहेगी चीज, और आपको नॉलेज भी आपका इंक्रीज करेगी। ऐसे में आपका एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि आखिर हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। साथियों, एक बड़ी अच्छी किताब है, और इस किताब का हम स्रोत इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आधुनिक रिसर्च के आधार पर किताब लिखी गई है, नई रिसर्च दर्शाती है किताब। आप बहुत जगह देखेंगे तो हर समय पे एक लगभग डेटा दिया जाता है मनुष्य के इस दुनिया में आने का, लेकिन इस किताब में एक्यूरेट डेटा दिया गया है। तो नई किताब है ये, और नई रिसर्च के साथ एक किताब है, युval नोआ हरारी सर की किताब है द सेपियंस। तो इस सेपियंस नाम की जो किताब है,
इसमें मानव का इतिहास बताया गया है, आखिर मानव इस दुनिया में कैसे आया। तो आप यहाँ देखिएगा इतिहास का क्या इसमें इतिहास का फायदा होगा। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे आज से 25 लाख साल पहले, हम 25 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारा शुरुआती मानव है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये सबसे शुरुआती मानव है इस धरती का। तो इसका कब हुआ, कब ये दुनिया में आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस 25 लाख साल पहले आया। किस नस्ल से आया? तो चिंपैंजी, जो बंदरों की एक प्रजाति होती है चिंपैंजी, इसके विकास का परिणाम था। जब चिंपैंजियों का धीरे धीरे विकास हुआ तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रूप में बदल गए। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया कहाँ पे? इसका जन्म हुआ सबसे शुरुआती मानव का, इसका सबसे शुरुआती जन्म हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में हुआ और आखिरकार ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे यहाँ पे, ये पूरी दुनिया में फैल गए। इन लोगों ने एक यात्रा शुरू कर दी जो अनंत यात्रा थी, कभी खत्म ना होने वाली। तो ऐसे में आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं भी, ये सारी दुनिया में फैल गए। अब आप जानते हैं हर जगह अलग जलवायु होती है, हर जगह का अलग मौसम था। तो ऐसे में इनमें कुछ और विकास हुआ और अलग अलग मानव प्रजातियां डेवलप होती गई। जैसे होमो, आप जानते हैं होमोजीनस होता है, होमोसेपियंस में भी होमो लिखा हुआ देखा होगा आपने। यहाँ पे होमो हैबिलस की हम बात करने वाले हैं। ये सबसे शुरुआती मानव थे जिन्होंने अपने हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर आप देखेंगे होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब क्या होगा? आप इरेक्ट शब्द से ही समझ गए होंगे, इसका अर्थ होता है सीधा तन के खड़े होने वाला मनुष्य, होमो इरेक्टस। तो ऐसे में कुल मिला के ऑस्ट्रेलोपिथिकस से नई प्रजातियों का जन्म हुआ, नई प्रजातियों का विकास हुआ। और ये प्रजातियां थी आपकी होमो हैबिलस, निएंडरथल, इरेक्टस, और भी बहुत सारी प्रजातियां थी। इनमें कोई बड़ी बात नहीं, होमो इरेक्टस का कंकाल तो भारत में भी मिला हुआ है। तो ऐसे में कुल मिला के ये विकास क्रम हुआ। अब ऐसा मत समझिएगा कि जब होमो हैबिलस खत्म हो गया तब निएंडरथल आए, जब निएंडरथल खत्म हो गया तो इरेक्टस आए, ऐसा नहीं है। सबका क्रमिक रूप से विकास चल रहा था, पूरी दुनिया में प्रजातियां घूम रही थी। और आखिरकार जब और आगे हम बढ़े तो 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले होमोसेपियंस आए। आप जानते हैं हम भी होमोसेपियंस ही हैं। तो होमोसेपियंस का विकास हुआ। ये वाले मानव थोड़ी बुद्धि में कमजोर थे, इनके पास चीजें भी कम थी, कम ज्ञान था, लेकिन होमोसेपियंस इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आगे थे। तो आप देखेंगे आखिरकार कैसे मनुष्य का विकास हुआ। और ये विकास आपको कहाँ देखने को मिलेगा इतिहास में? ये विकास आपको पुरापाषाण काल में देखने को मिलेगा। जब आप पुरापाषाण करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्यों शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों शुरू होता है? तो उनको लिए जवाब है कैसा नहीं है, हमारा इतिहास पढ़ने का जो नजरिया है ना, ये पुरापाषाण काल से शुरू होता है। पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल से शुरू होता है, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, ये होमो हैबिलस, निएंडरथल, इरेक्टस, ये पुरापाषाण काल की घटनाएं। होमोसेपियंस का इस दुनिया में आना, सब पुरापाषाण की घटनाएं हैं। आप देखेंगे आखिर में जब ये पुरापाषाण है, जो पुरा मानव है, इनकी आप कुछ हथियार भी आप देखते हैं, जिसमें से कुछ इन्होंने जो हथियार थे, कुछ औजार बनाए हुए थे। ये औजार हमें आज ही मिलते हैं, हथियार, औजार, ये औजार हमें आज ही मिलते हैं। आप देखेंगे सोन घाटी में देखेंगे, बेलन घाटी में देखेंगे, तमाम जगह पर ये हमको पुराने प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं इनके। ये सारी पाषाण काल की घटनाएं हैं, याद रखिएगा। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि इतिहास का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम अपने उत्थान को समझ पाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमोसेपियंस तक की यात्रा रही, और आज हम वही होमोसेपियंस है जिन्होंने 70,000 साल पहले इस दुनिया में जन्म हुआ था। और आज होमोसेपियंस अपने को सबसे बड़ा जीव मानता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव मानता है, सबसे शक्तिशाली जीव मानता है। हालांकि है भी, क्योंकि प्रकृति ने उसको संज्ञानात्मक क्रांति दी हुई है। युवाल नोआ हरारी सर लिखते हैं, अगर इस दुनिया में होमोसेपियंस बच पाए, बाकी की सारी प्रजातियां खत्म हो गई, तो इसका परिणाम है कि संज्ञानात्मक क्रांति इनके पास आ गई थी और कृषि क्रांति इन लोगों ने कर ली समय के साथ। इन लोगों ने समय के साथ कृषि क्रांति कर ली, इसके कारण होमोसेपियंस इस दुनिया में बचे रह पाए, बाकी सब खत्म हो गए। तो ये काफी अच्छी जानकारी थी आपके लिए। तो बस इतना जान लीजिएगा इतिहास का अध्ययन आपके लिए क्यों जरूरी होता है। अपने अतीत को जानने के लिए इतिहास का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर भूतकाल की घटनाओं की जगह हम अतीत लिखें तो और भी अच्छा शब्द होगा। अतीत की घटनाओं को जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इससे हमारी समझ विकसित होती है और हमें वास्तविकता से हम अनभिज्ञ नहीं रहते हैं, वास्तविकता हमें पता चलती है, अपनी वास्तविकता, अपनी दुनिया की वास्तविकता। तो चलिए
ये हमारी थी बेसिक जानकारी। अब आते हैं टॉपिक पर, अपने आज के अपने टॉपिक पर आते हैं हम। तो हमारा टॉपिक आज का, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। तो सबसे पहले इतिहास का हम विभाजन समझ लेते हैं। देखिए, इतिहास का विभाजन 3 भागों में होता है। इतिहास का विभाजन 3 काल में होता है। एक तो पुरापाषाण काल होता है, पुरापाषाण काल। एक होता है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। एक होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, न्यू पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा। पुरापाषाण काल ऑलरेडी 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें अति पुरापाषाण काल हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल हो जाएगा और हो जाएगा नव पुरापाषाण काल। ये 3 भागों में और फिर से इसको विभाजित किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देखेंगे, आप 25 लाख साल पुरानी घटनाओं की बात करनी है तो उसको अति पुरापाषाण काल में करेंगे। आप देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल की हमें बात करनी है तो जैसे आग की खोज इस दुनिया में होती है, आप जानते हैं होमो निएंडरथल या इरेक्टस को जाता है श्रेय, जिन्होंने आग की खोज की थी। तो आग की खोज मध्य पुरापाषाण काल की घटना हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि पुरापाषाण काल आखिर क्या होता है। तो बस इसमें यही आपको समझना था कि जो होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेके होमो निएंडरथल इरेक्टस तक की जो घटनाएं थी, इनको पुरापाषाण काल में देखा जाता है। इसके लिए जो स्रोत होते हैं, ये क्या क्या होते हैं? इसके लिए होते हैं पत्थर के औजार होते हैं, और ये पत्थर के औजार ना बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत भारी भरकम हुआ करते थे। लेकिन जब मध्य पुरापाषाण काल आ जाता है तो जो औजार थे, ये औजार अच्छे बनने लगे, फलकदार औजार बनने लगे। फलकदार औजार का मतलब थोड़ा नुकीले और छोटे औजार बनने लगे मध्य पुरापाषाण काल में। इसलिए मध्य पुरापाषाण काल एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। और आखिरकार नव पुरापाषाण काल आ जाता है। आप जानते हैं, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरणों की बात करें, तो आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश भीमबेटका में जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसके चित्र मिलते हैं। ये भीमबेटका कहाँ है? ये रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ये यूनेस्को का स्थल भी है। जो यूनेस्को है, इसका विश्व धरोहर स्थल है भीमबेटका, याद रखिएगा। तो भीमबेटका में भित्ति चित्र मिलते हैं। यहाँ पे दीवारें हैं, जो दीवारें, गुफा है एक, तो गुफा की दीवारों पर कुछ कलात्मक चित्र मिलते हैं। ये कलात्मक चित्र दर्शाते हैं कि जो हमारे प्राचीन मानव हुआ करते थे, प्राचीन पूर्वज हुआ करते थे, इनको धीरे धीरे कला में रुचि जागने लगी थी। इसलिए ये ऐसे कुछ चित्र बनाया करते थे, जिसमें आप देखेंगे गर्भवती माता का चित्र देखेंगे, कुछ लोगों के द्वारा शिकार करते हुए चित्र देखेंगे, कुछ लोगों के द्वारा आग जलाते हुए चित्र देखेंगे। ऐसे तमाम आप चित्र पाएंगे जो गुफा के अंदर बनाए गए हैं, जो आज भी मौजूद हैं। ये रायसेन जिले मध्य प्रदेश में आपको गुफाएं मिल जाएंगी। और आखिरकार देखेंगे, आप जानते हैं कि जब एक लोकेशन होती है तो इसका धीरे धीरे इसमें उन्नयन होने लगता है, लोग इसमें रहते ही हैं। तो ऐसे चल करके भीमबेटका को आप नवपाषाण काल में भी पढ़ेंगे, भीमबेटका स्थल को। इसमें आप और भी बहुत सारी लोकेशन पढ़ेंगे, जैसे बेलन घाटी हो गई, बेलन घाटी हो गई। और नवपाषाण काल में आप क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल के तो बहुत सारे स्थल हैं। इसमें गुफकराल पढ़ेंगे, इसमें शुरुआती आप गांव पढ़ेंगे। शुरुआती गांव जैसे इनाम गांव हुआ था, यहाँ पे कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्राचीन मानव बस्तियों के। इनाम गांव हो गया। गुफकराल में क्या मिलता है? गुफकराल में एक समाधान मिलता है कुत्ते के साथ। ये कश्मीर में है गुफकराल, याद रखिएगा। इसमें मेहरगढ़ का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? मेहरगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना स्थल माना जाता था, जहां पे अनाज के साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्च है, इसके हिसाब से यूपी का जो लहुरादेव है, लहुरादेव नाम की एक जगह है यूपी में, यहाँ पे सबसे पुराना करीब 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व पुराना यहाँ पे अनाज का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। इसलिए अब इस लोकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोकेशन को अब माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना स्थान, जहां पे अनाज का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो ये सब कब के हैं? इन नवपाषाण कालीन स्थल हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे इंसान का विकास हुआ, कैसे इंसान ने आग की खोज की, फिर कैसे इंसान ने अच्छे औजार बनाने शुरू किए, कैसे इंसान का कला प्रेमिता जन्मी इंसान में। और यही पहली बार जब जगह थी जब इंसान ने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन का क्या अर्थ है? इंसान ने पहली बार पशुपालन शुरू किया। ये पहला टाइम था, याद रखिएगा, जब मध्यपाषाण काल में इंसान ने शुरू किया।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी ये सारी जानकारी। तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, ये टाइम पीरियड और ये आपको जो वर्गीकरण है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, आपने अभी दो शब्द देखे, पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल। तो ये मध्य पुरापाषाण, नव पुरापाषाण काल, आप जानते हैं यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इतिहास में इसको क्यों गिनते हैं, हमें कैसे पता ये इतिहास है? वो इसलिए क्योंकि एक शब्द चलता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक 3 शब्द होते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और एक तीसरा शब्द होता है, तीसरा शब्द होता है आद्य ऐतिहासिक और होता है ऐतिहासिक। इसका अर्थ क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है ऐसी जगह, ऐसा इतिहास जहां पे हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ आपको औजार मिलेंगे, आपको चित्र मिल सकते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जहां पे आपको लगे कि नहीं, बनाया तो इंसान ने है, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, किसी पत्थर पर, किसी स्लेट पर, किसी भोजपत्र पर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण वही हो जाएंगे जो अभी आपने पढ़े थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जैसे आपने गुप्त कराल पढ़ा, गुप्त कराल में क्या था? समाधान प्राप्त हुआ है, हमें समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ क्या दर्शाता है कि मनुष्य को शुरुआत से ही किसी दूसरी दुनिया का भय रहता था कि हम किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, इसलिए मनुष्य ने क्या किया, एक इंसान के साथ एक कुत्ते को भी दफना दिया ताकि वहां पे खाना पूर्ति होती रहे। इस इंसान की ऐसा कुछ विश्वास दर्शाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो समाधान का हमें साक्ष्य मिलता है, ये क्या है? लिखित साक्ष्य तो नहीं है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल इसको बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है, अब तक कोई नहीं पढ़ पाया है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे साक्ष्य है, यहाँ पे लिपि है, यहाँ पे लिखा हुआ हमें बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सेंधव लिपि। सेंधव लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि है। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिपि पाई गई थी धोलावीरा में, तो उसी लिपि की बात कर रहा हूं। सेंधव लिपि की ये एक चित्रात्मक लिपि थी, जैसे इसमें कुछ शब्द लिखा जाता था तो ऐसे कुछ शब्द इसमें लिखे जाते थे चित्र की दृष्टि से, तो इसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। जबकि हाल फिलहाल की जो मेसोपोटामिया की लिपि भी है, अन्य सभ्यताओं की लिपि है, इनको पढ़ा गया है, लेकिन इसको नहीं, अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास किया, नहीं पढ़ पाए। तो आप ये याद रखिएगा, सिंधव लिपि ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? लिखित साक्ष्य भी है और ये पढ़े भी जा चुके हैं, ये साक्ष्य भी हैं और ये पढ़े भी जा चुके हैं, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिखे भी गए हैं, पढ़े भी गए हैं, इसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक डिवाइडेशन है, बहुत ही साधारण विभाजन है इतिहास का। इससे क्या है, आपकी समझ बेहतर होगी और आपको पता चलेगा कि आखिर हम पाषाण काल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी इतिहास का भाग है, हालांकि प्रागैतिहासिक का भाग है, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न ही पूछते हैं आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए आद्य या प्राक ऐतिहासिक दोनों एक ही शब्द हैं। फिर ऐतिहासिक काल हो जाएगा, लिखित साक्ष्य पढ़े जा सके। अब इसको आप देख लेंगे बुद्ध काल से लेके, बुद्ध और वैदिक काल भी, बुद्ध काल से लेके सीधे आज तक के समय पीरियड, टाइम पीरियड को देख लेंगे तो इसको ऐतिहासिक काल में हम काउंट करते हैं। ये एक बेसिक डिवाइडेशन था, याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, आखिर हमें ये ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का पता चल गया, हमको कुछ हथियार मिले थे, कुछ पत्थर मिले, कुछ हड्डी के औजार मिले, तो ये हमने आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक समझ लिया हमने। लेकिन ये ऐतिहासिक काल के स्रोत क्या होते हैं? इतिहास लिखने के, आप देखते हैं इतिहास लिखा जाता है, तो इतिहास लिखने के स्रोत क्या होते हैं, ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी समझ बेहतर होगी कि आप इतिहास आखिर कहां से पढ़ें, किसको माने किसको ना माने। अभी हमने शुरुआत में बात की थी, रामायण लिखा गया, ठीक है,
रामायण महाकाव्य लिखा गया, बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। एक अगर समझें इसको तो नीति शास्त्र, नैतिकता का बहुत बड़ा ये स्रोत है। अगर आपको नैतिकता सीखनी है, अगर आपको राजनीति सीखनी है, अगर आपको अर्थशास्त्र सीखना है, अगर आपको बेसिक कुछ प्रोटोटाइप बेसिक मैनर्स सीखने हैं, तो रामायण बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं कि आप पढ़ेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर कभी और बात करेंगे। तो रामायण है। अब रामायण को अगर आप इतिहास लिखने का एक साधन मान लें तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी? उदाहरण के तौर पे करीब 2000 ईसा पूर्व या इसके पहले रामायण में अयोध्या नगरी में श्री राम के राज्य की बात कही गई है। लेकिन जब इतिहासकार अयोध्या की खुदाई करते हैं, रामशरण शर्मा अपनी एनसीईआरटी की किताब में भी ऐसा लिखते हैं, श्री रामशरण शर्मा जी, तो वहां पे व्यापक तौर पे ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाते। हालांकि कुछ मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे अयोध्या हुआ करती थी पुरानी, लेकिन व्यापक तौर पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसी महाभारत का है। पहले इसका नाम जयस संहिता हुआ करता था, जयस। फिर इसमें श्लोकों की मात्रा बढ़ी तो इसको भारत कर दिया गया, और बाद में इसको महाभारत कर दिया गया। ये एक ग्रंथ है जो वैदिक आर्यों के एक युद्ध का वर्णन करता है। तो ये महाभारत हो गया। अगर इसके आधार पे अब हम इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या करते हैं इतिहासकार, यहाँ पे इनका संज्ञान तो लेते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनसे समझते हैं, तात्कालिक जो समाज था उसकी संरचना को समझ पाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इतिहास लिखने में असक्षम होते हैं। तो इसलिए कुल मिला के आप इनको पूरी तरह इतिहास नहीं कह सकते हैं महाकाव्यों को। ये महाकाव्य है और देश की धरोहर है, लेकिन फिर भी इनको इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। ऐसे में क्या करते हैं इतिहासकार अन्य स्रोतों पे जाते हैं। वो क्या ढूंढते हैं? वो सिक्के, अभिलेख ढूंढते हैं। सबसे पहले तो अभिलेख ढूंढते हैं। अभिलेख आप जानते हैं, किसी राजा के द्वारा किसी चट्टान पर, किसी भोजपत्र पर अपनी प्रशंसा में या किसी बात को लिखा गया होता है, उसको अभिलेख बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, यह अशोक के टाइम का है। एक राजा हुआ करते थे, हाथी गुम्फा अभिलेख अशोक के टाइम का हो जाएगा। ऐसे ही अशोक के और भी बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। आप देखेंगे एरण अभिलेख मिलता है गुप्त काल का, जिसमें सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य उपस्थित है। तो ऐसे कुल मिला के अभिलेख मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय के समाज में, उस समय की राजनीति में आखिर क्या चल रहा था, क्या क्या प्रसिद्ध था, कैसी चीजें होती थी। तो अभिलेख होते हैं इतिहास लिखने के लिए बहुत अच्छा माध्यम माने जाते हैं, बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। दूसरा हो जाएगा भौतिक सामग्री। भौतिक सामग्री में आप देखते हैं तात्कालिक समय की बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। उदाहरण की बात करें, सिंधु सभ्यता में आपको सांचा मिला, वहां पे पीतल का सांचा मिला, आपको वहां पे हाथी दांत का सांचा मिला, आपको एक मूर्ति मिली कांस्य की। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? जो बड़े बड़े टीले होते हैं। क्या होता है, कोई स्थान है, यहाँ पे एक कोई सभ्यता रही है, अब धीरे धीरे यहाँ पे सभ्यता थी, यहाँ कुछ मकान बने थे, बहुत सारी चीजें थी, अब यहाँ पे धूल चढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कुल मिला के ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे टीले बन जाते हैं। इससे अर्थशास्त्रियों, इससे जो पुराशास्त्री उनको समझ में आता है कि 100% यहाँ पे कुछ दबा हुआ है। और जब वो इसकी खुदाई करते हैं, धीरे धीरे इसको हटाना शुरू करते हैं, तब उनको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले। उदाहरण है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तब उन्होंने महास्नानागार पाया, उन्होंने धौलावीरा नगर पाया, उन्होंने मोहनजोदड़ो पाया, उन्होंने कांस्य मूर्ति पाई। उनको पता चला ये कांस्य सभ्यता थी। और ये कब हुआ? 1921 से ही शुरू हुआ है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये 100 साल लगभग पुरानी बात है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक जो अवशेष होते हैं, भौतिक सामग्री होती है, इससे ये भी एक बड़ा स्रोत होते हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर, इसके अलावा और क्या स्रोत होते हैं? सिक्के एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकते हैं। तो सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि आखिर उस समय कौन कौन सी धातु प्रचलित थी और सिक्के बनाने के लिए क्या किया जाता है। आप देखेंगे कुछ सिक्कों में राजाओं का उल्लेख भी है। तो ऐसे में उस समय की राज्य व्यवस्था को समझने में आसानी होती है। इसके साथ आपको ये पता चलता है कि आप देखेंगे जब साउथ में जाएंगे, आंध्र प्रदेश के आसपास, तो वहां पे देखेंगे सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए।
शीशे के सिक्के चलाए, तो आपको पता चलेगा वहां पे शीशे की उपलब्धता है, इसलिए शीशे के सिक्के चलाए। आप देखेंगे कुषाण शासकों ने कितने बड़े स्तर पर सोने के सिक्के चलाए, आगे चल के गुप्त शासकों ने भी चलाए। तो ये सब जानकारी आधार बनती है उस काल के भारत को समझने का। तो ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके अलावा और क्या स्रोत हो सकता है? प्रशस्ति जो होती हैं, जो उनके कवि लिखा करते हैं, राजाओं के नाम पर प्रशस्ति लिखते हैं, जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, ऐसी प्रशस्तियां हो गई। और महाकाव्य भी जोड़े जाएंगे स्रोत में, लेकिन बहुत बड़े स्तर के नहीं। इसके अलावा कुछ किताबें भी जोड़ी जाएंगी स्रोत के रूप में। उदाहरण के तौर पे अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, ये साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो आपको तात्कालिक समाज की जानकारी मिल जाएगी, तात्कालिक राज्य व्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी, तात्कालिक मुद्रा की जानकारी मिल जाएगी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऐसे ही आपका एक और स्रोत है विदेशी लेखक। आप जानते हैं भारत में यदा कदा विदेशी लेखक आते रहे हैं। ऐसे में मेगास्थनीज भी भारत आया था और मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक किताब लिखी थी। अब इस इंडिका नामक किताब में तात्कालीन भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए ये विदेशी लेखक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को समझने के लिए। तो हमने साथियों बात की जो इतिहास है हमारा, इतिहास कैसे लिखा गया, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, और इतिहास के उपागम क्या होते हैं, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जाना। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी, याद रखिएगा।